नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। रुक करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद अभी भी जारी है। इसी को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और उसे केंद्र पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। इसके बाद एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं नरेश बंसल ने यह भी कहा कि भाजपा में कोई पेच नहीं फंसा है, अभी नामांकन एक सप्ताह तक चलेगा, उससे पहले पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने दावेदारों की एक लंबी सूची भी जारी कर दी है। इसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस को भी केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदारों ने पत्र दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि पार्टी को 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं और केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन मनाया, जहां कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और मरीजों को फल वितरण किया। गणेश जोशी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बात भी की। अमित शाह जी का जन्मदिन है और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आज हमने इसकी शुरुआत मसूरी हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों को फल वितरित करके की है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों तक अगर पहुंचाया है तो अमित शाह जी ने पहुंचाया है। धारा 370 और 35 से को अगर समाप्त कराने की हिम्मत की है तो अमित शाह जी ने की, उन्हीं के गृहमंत्री आपके पास है और भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उसके दूरगामी परिणाम। निकाय चुनाव से पहला देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। बता दें कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व में मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीर है। साथ ही नगर निगम के तहत समस्त बस्तियों में सरकार ने करोड़ों के लागत से विकास कार्य करवाए हैं। है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है,
तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। बता दें कि 26 अक्टूबर से ट्रायल किया जाएगा और पदक विजेताओं को नगद राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस मामले में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि उत्तरांचल ओलंपिक संघ स्टार्ट करेगा। वहीं देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम्य विकास मंत्री ने रिक्त पदों पर नियुक्ति और योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिषद के किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से मिलने वाले वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो। समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, जहां 3 श्रेणी में जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने युवा कल्याण, खेल व शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंडर 18, 23 और 29 के जो युवा हैं इनका एक समावेश बनाकर बेहतरीन स्लोगन वह किसी प्रकार की रचना को विभाग को देंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन, ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे
जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। नेशनल गेम वहीं देहरादून के शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और जीर्ण शीर्ष स्थल वाले विद्यालयों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आवागमन के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जनपदों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहां पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुक करते हैं रुड़की की ओर, जहां रुड़की के एक निजी होटल में रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मौजूद रही। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने संबोधन में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी जो लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। वहीं ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार ने भी सभी दवा विक्रेताओं से कहा कि सभी दवाई विक्रेताओं को कानून के अनुरूप ही काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लाइसेंस धारकों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने मेडिकल स्टोर में केवल प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की ही बिक्री करें। वैसे तो हमारी संस्था का हर मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे कि ड्रग अथॉरिटी हमको गाइडलाइंस भेजती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ड्रग अथॉरिटी की है वही हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वही हम लोग बताते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर महोदया हमारे बीच में आई, उनका धन्यवाद पहले मैं करना चाहूँगा। इस तरह की बैठक होने से जो है केमिस्ट को पता चलता है कि नियमों में क्या चेंज हो रहा है और उनको कैसे अपनी दुकान मेंटेन करनी है और कैसे उन्हें जो पेशेंट है उनको अच्छी दवाइयाँ वैसे तो हमारी संस्था का हर मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे कि ड्रग अथॉरिटी हमको गाइडलाइंस भेजती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ड्रग अथॉरिटी की है वही हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वही हम लोग बताते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर महोदया हमारे बीच में आई, उनका धन्यवाद पहले मैं करना चाहूँगा। इस तरह की बैठक होने से जो है केमिस्ट को पता चलता है कि नियमों में क्या चेंज हो रहा है और उनको कैसे अपनी दुकान मेंटेन करनी है और कैसे उन्हें जो पेशेंट है उनको अच्छी दवाइयाँ, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ उनको उपलब्ध करानी है और उनको ये समझाना है कि ये दवाइयाँ आपको कैसे खानी है और किस किस समय खानी है और अपने घर में आपको इनको कैसे स्टोर करना है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉपर स्टोरेज करती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं रुड़की केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की इस सभा में। जितने हमारे मीडिया बंधु आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपने प्रिंस भाई पूछा है मेरे से कि मैडम के जो इंस्ट्रक्शन है या मैडम का दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोगी रहता है। आज
आज केमिस्ट एसोसिएशन रुड़की हरिद्वार की मेरे द्वारा बैठक ली गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने इन्हें समझाया कि दवाई की जो स्टोरेज होती है वो बहुत जरूरी होती है। जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयाँ अच्छी पहुंचनी चाहिए। उत्तराखंड का महा घोटाला, जिसे नेशनल हाईवे 74 घोटाला भी कहा जाता है, जिसमें राज्य के अधिकारियों ने बैक डेट में जाकर कृषि भूमि को अकृषिक करके 500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया था। जांच के लिए बनी विशेष अदालत ने नेशनल हाईवे 74 घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को क्लीन चिट देने के मामले में धामी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है, जिसे धामी सरकार भ्रष्टाचार की दोहरी नीति को लेकर एक्सपोज हो गई है। देखिए टीवी 24 की इस स्पेशल रिपोर्ट में। भ्रष्टाचारियों के लिए काल बनी धामी सरकार। धामी सरकार ने 68 भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। भ्रष्टाचारियों पर धामी सरकार करेगी कठोर कार्रवाई। धामी राज में नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचारी। कुछ ऐसे ही हेडलाइंस धामी सरकार को हीरो बना देती हैं, लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे का काला सच जानकर आप हो जाएंगे हैरान। उत्तराखंड के न्यूज़पेपरों की कटिंग से लगता है धामी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रही है। लेकिन बात जैसे ही उत्तराखंड में महा घोटाले की आती है तो धामी सरकार का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं NH 74 महा घोटाले की, जो कि उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और खास बात यह है कि जिन अधिकारियों के नाम इस महा घोटाले में आए थे उनको धामी सरकार पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है और अब पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी PCS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह को क्लीन चिट देकर केस को निरस्त करने के लिए खुद ही स्पेशल कोर्ट में अर्जी भी लगा चुकी है। जी हां, हल्द्वानी में NH 74 घोटाले की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत बनाई गई विशेष अदालत की न्यायाधीश नीलम रात्रा ने आरोपी PCS ऑफिसर दिनेश प्रताप सिंह को सरकार की ओर से मिली क्लीन चिट को निरस्त कर दिया। साथ ही कहा कि आरोपी डीपी सिंह को क्लीन चिट देने में शासन के लोगों की मिलीभगत उजागर हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर ने आरोपी PCS अधिकारी डीपी सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने और न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश किया था, जिस पर न्यायाधीश नीलम रात्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के पक्ष में दिए गए प्रार्थना पत्र से साबित होता है कि आरोपी डीपी सिंह को बचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट उसकी पैरवी कर रहे हैं और शासन प्रशासन मनमाने ढंग से आदेश पारित कर रहा है। बहरहाल न्यायाधीश नीलम रात्रा ने जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र 272 ख को निरस्त कर दिया है और मुख्य आरोपी डीपी सिंह और अन्य सभी आरोपियों पर विधि अनुसार मुकदमा चलाने के आदेश कर दिया है। मार्च 2017 में NH 74 का महा घोटाला सामने आया था, जिसमें अधिकारियों और किसानों की मिलीभगत से बैक डेट में कृषि भूमि को 143 यानी अकृषित करवाया गया और 500 करोड़ से ज्यादा मुआवजा देकर सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया गया। घोटाला सामने आने पर पहले CBI जांच की मांग उठने लगी, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया। SIT की जांच में 2 IAS अफसर पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश यादव के अलावा 5 PCS अधिकारी, जिनमें दिनेश प्रताप सिंह, तीरथ पाल, भरत सिंह फोनिया, नंदन सिंह नगलियाल और अनिल शुक्ला को निलंबित किया गया था। इसके अलावा 30 से अधिक अधिकारी, दलाल और किसानों को जेल जाना पड़ा था। फिलहाल PCS अधिकारी डीपी सिंह के अलावा सभी अधिकारियों को धामी सरकार क्लीन चिट दे चुकी है और विभागों में पोस्टिंग भी। धामी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर वार करने का दंभ भरती हुई दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों के घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने में लगी हुई है।
तो अभी आपने हमारे स्पेशल रिपोर्ट देखा जिसमें धामी सरकार ने किस तरह से जो भूमाफिया है उनको बचाने के लिए काम किया। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां रामनगर में एक मजदूर की 16 वर्षीय बेटी ने पारिवारिक कलेश के चलते पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही बताया जा रहा है कि मृतका का अपने भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बहन है और 8 साल के भाई से मोचद हुई थी, वो चली गई गुस्से में। फिर उसने फांसी लगा ली। जंगल में खाई थी, छोई नाथपुर में खनन का काम करते हैं, संभल। पता हम ढूंढने पूरा, हमने ढूंढा पूरे जंगल में ढूंढा। जब हमें 5 बजे माई मिली, वो 5 बजे करीब में पेड़ पे लटकी हुई थी, सागवान का पेड़ था, उस पर लटकी हुई थी। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।